हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था मीनिंग ऑफ डिवेंचर एंड फीचर्स ऑफ डिवेंचर, वहाँ ये देखे हुए थे। और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर कितने तरह के होते हैं। आपने डिवेंचर क्या है, डिवेंचर किसे कहते हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सब आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और कंपनी अकाउंट का जो पार्ट 20 और पार्ट 21 वीडियो है इशू ऑफ डिवेंचर का, वो आप देख लें, ठीक है। वहाँ से आपको बेसिक कंसेप्ट जो डिवेंचर के बारे में है वो प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप सीख लेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर, या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, समझे। तो आइए हम देखते हैं कि डिवेंचर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख के आधार पर, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, अभिलेख के आधार पर या ट्रांसफर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, समझे, यानी कि हस्तांतरण। जैसे एक ट्रांसफर क्या होता है कि एक डिवेंचर होल्डर क्या करता है किसी दूसरे को, जैसे एक्स कोई डिवेंचर होल्डर है, उसने वाई को ट्रांसफर कर दिया, अपने डिवेंचर को दे दिया, उससे वाई से बेच देता है, उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर के आधार पर ये क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर या बियरर डिवेंचर, ठीक है। पंजीकृत ऋण पत्र या रजिस्टर्ड ऋण पत्र भी कहते हैं इसको, बियरर यानी कि वाहक ऋण पत्र, समझे। देखिए, रजिस्टर्ड डिवेंचर ऐसा होता है कि जो कंपनी के बुक में, कंपनी के बुक्स में उसको रजिस्टर्ड किया गया रहता है, यानी कि यहाँ डिवेंचर होल्डर के नाम, पता, उसके पूरे डिटेल कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है और उसके साथ साथ डिवेंचर के बारे में सभी इंफॉर्मेशंस को लिखा जाता है। और याद रखिएगा, रजिस्टर्ड डिवेंचर के जो भी वाहक होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर के जो भी होल्डर होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर के जो भी होल्डर होते हैं उनको वो क्या करते हैं, अपने डिवेंचर को सीधे तौर पर आसानी से क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर ए के पास डिवेंचर है तो वो अगर चाहे, रजिस्टर्ड डिवेंचर है, अगर ए चाहता है कि हम बी से बेच दें, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसे जाकर के कंपनी से एक विशेष मतलब परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, कि वो जाकर कंपनी से एक्सिक्यूट करता है कि हमें अपने डिवेंचर का ट्रांसफ़र करना है, उस यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी से परमिशन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बियरर डिवेंचर, वाहक ऋण पत्र, ठीक है। देखिए, वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिवेंचर ऐसा डिवेंचर को कहते हैं, ठीक है, कि इस पर क्या होता है कि इंटरेस्ट का रेट जो होता है वो कंपनी जिस व्यक्ति के पास अगर डिवेंचर है उसी को देता है। जैसे मानते ए ने अपना डिवेंचर बी को दे दिया, ए के पास 500 डिवेंचर है, उसका वैल्यू 50,000 रुपया है, और मानते ए को पैसा की ज़रूरत पड़ गई, अब वो चाहता है कि हम कंपनी से अपना डिवेंचर ले लो, उसका रिपेमेंट करा लें, अपना पैसा ले लें, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको नहीं दे रही है, कंपनी उसका रिडम्पशन नहीं करती है, तब वो क्या करेगा, ए बी से अपनी इच्छा अनुसार उसको बेच सकता है, इसके लिए वो फ्री होता है, ठीक है। बियरर डिवेंचर के होल्डर वो फ्री होता है, को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे ही ए ने बी को कर सकता है, बी सी को कर सकता है, सी डी को कर सकता है, इस तरह से कितना हो लोगों को, ठीक है, ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अब यहाँ क्या होता है
कि आपको पता है कि डिवेंचर पर कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। या फिर जब रिडम्पशन होगा, तो जब डिवेंचर रिडीम होगा तो आप यानी कंपनी क्या करेगी, किसको पैसा रिफंड करेगी। तो याद रखिएगा यहाँ इंटरेस्ट, यहाँ बिल तो क्या, सॉरी बिल कौन है, और डिवेंचर क्या है कि वो तो बार बार बदल रहा है ना, उसके जो भी होल्डर्स है, पहले ए था, बाद में बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ, ऐसे ही होते गए। तो कंपनी किसको इंटरेस्ट पे करेगी, तो जो भी बिल की वाहक होगा, जो भी बिल का कह रहे हैं, ये जो भी डिवेंचर का बियरर होगा, यानी कि डिवेंचर ऋण पत्र का जो भी वाहक होगा, उसको हम कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। यानी कि जिसके पास, जिस दिन कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, उस डेट में जिसके पास डिवेंचर है, उसी को कंपनी डिवेंचर पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेगी। और उसका रिडीम जब करेगी, यानी कि जब रिपेमेंट करेगी, तो जिसके पास डिवेंचर रहेगा उसी व्यक्ति को, उसी पर्सन को अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट जो भी होगा डिवेंचर का, वो रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा के आधार पर। सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, सुरक्षा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर, ठीक है। अब जैसे एक चीज और आप देखिए कि कंपनी में अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है लोन के रूप में, यानी कि डिवेंचर को खरीदता है, तो उसकी क्या गारंटी है, पैसा हम दे रहे हैं कंपनी में, तो उसकी एक गारंटी होनी चाहिए ना कि हाँ, हमें जो इंटरेस्ट का रेट है वो टाइम से मिल जाएगा, हमें इंटरेस्ट उसी रेट से मिलेगा, ठीक है। और निश्चित अवधि के बाद, यानी कि फिक्स पीरियड के बाद वो क्या हो, हमें पैसा वापस भी मिल जाना चाहिए, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा के लिए। जैसे हम लोग जाते हैं बैंक से लोन लेने, तो हम क्या करते हैं कि बैंक जो लोन देती है उसके बदले कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई एसेट्स लेती है हमसे, ताकि बैंक वो आश्वस्त हो जाए कि हाँ, अगर हम पैसा नहीं पे करते हैं, बैंक का लोन नहीं चुकाते, तो हमारे वो प्रॉपर्टी से हमारा जो भी संपत्ति ली होगी उससे वो क्या करती है, वसूल लेगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ होता है डिवेंचर, जब कंपनी इशू करती है, जब लोग पैसे खरीदते हैं, तो यहाँ अगर सुरक्षा के व्यू से हम देखेंगे, ठीक है, डिवेंचर तो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड क्या होता है, सुरक्षित ऋण पत्र, ठीक है, या बंधक ऋण पत्र भी कहते हैं। तो देखिए, ये ऐसा ऋण पत्र होता है जो किसी फिक्स एसेट से सिक्योर्ड हो, यानी कि जब कंपनी जो डिवेंचर्स पर पैसा ली है, उसके बदले कंपनी अपने एसेट्स को, किसी भी फिक्स एसेट्स को चार्ज की हो उसकी डिवेंचर के अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि उसको बंधक के रूप में रखी हो, ठीक है। तो यहाँ होता है जो सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं, यहाँ दो तरह से होते हैं, एक होते हैं फिक्स सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट्स, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज मीन्स होता है कि एक फिक्स हो जाता है कोई एसेट्स, जैसे मानते हैं कंपनी की बिल्डिंग है, ठीक है, जो डिवेंचर लिए बिल्डिंग उसके बदले सिक्योर्ड कर दिया, प्लांट कर दिया गया, मशीन कर दिया गया, लैंड कर दिया गया, तो ये सिक्योर्ड जो फिक्स एसेट्स से चार्ज किया गया है। लेकिन अगर एक होता है फ्लोटिंग चार्ज बाय फिक्स एसेट्स, ठीक है, तो फ्लोटिंग चार्ज मीन्स होता है तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि कौन से, कोई स्पेसिफिक एसेट्स नहीं रहता है, कोई पार्टिकुलर एसेट्स नहीं रहता है कि किस एसेट्स के अगेंस्ट वो डिवेंचर लिए या वो ऋण लिया गया है, समझे। तो क्या कहते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज में वैसे एसेट्स आते हैं कि जो फिक्स चार्ज में नहीं हो, फिक्स चार्ज में छोड़ करके बाकी कोई भी एसेट्स है वो फ्लोटिंग चार्ज में आ जाते हैं, समझे। उसके बाद होता है, यहाँ देखिए सिक्योर्ड में क्या होता है कि अगर कंपनी अपने डिवेंचर पर टाइम से इंटरेस्ट पे नहीं करती है, फिर टाइम से उसका रिडम्पशन नहीं करती है, तो डिवेंचर होल्डर ये उसको राइट्स होता है तो जिस एसेट्स से सिक्योर्ड होगा उस एसेट्स को बेच करके वो अपना वसूली कर सकता है।
समझे। उसके बाद अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, इसकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, समझे। अनसिक्योर्ड यानी कि असुरक्षित ऋण पत्र, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कंपनी इसको टाइम से इंटरेस्ट पे करे नहीं करे, ठीक है, यहाँ कोई बाध्यता कंपनी के ऊपर नहीं होती है, समझे। उसके बाद जब कंपनी इसका रिडम्पशन भी टाइम से नहीं करते, अपने मनमानी ढंग से करती है, वही इसको हम क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहा जाता है। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के आधार पर, यानी कि पुनर्भुगतान, ठीक है, या शोधन के आधार पर ऋण पत्र कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, शोधन के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन को बेस अगर लेकर के हम देखते हैं डिवेंचर को, तो यहाँ भी डिवेंचर दो तरह के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर, दूसरा होता है इरिडीमेबल डिवेंचर, यानी कि शोधनीय ऋण पत्र, और ये होता है इरिडीमेबल अशोधनीय ऋण पत्र, ठीक है। रिडीमेबल डिवेंचर एक ऐसा डिवेंचर होता है जो एक फिक्स पीरियड के बाद, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद उसका रिडम्पशन कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है। मतलब ये कि ये डिवेंचर जो होता है ना, इसको कंपनी क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम के बाद, ऐसे 2 साल 4 साल 5 साल वो पहले ही फिक्स रहता है, उस टाइम के बाद कंपनी इसका रिडम्पशन यानी कि इसका शोधन कर देगी, इसका पैसा इसके होल्डर्स को रिटर्न कर देगी, ठीक है। और इरिडीमेबल अशोधनीय यानी कि एक ऐसा डिवेंचर होता है जो कंपनी अपने होल लाइफ में इसका रिडम्पशन नहीं करती है, यानी कि जब तक कंपनी रनिंग पोजीशन में है, चालू है, जब तक कंपनी चल रही है, तब तक कंपनी क्या करेगी, ये इरिडीमेबल डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं करती है, यानी कि अशोधनीय ऋण पत्रों का शोधन उस वक्त तक नहीं होता है जब तक कंपनी चलते रहती है। इसका शोधन कब होता है, कंपनी के समापन की स्थिति में, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, यानी कि कंपनी को जब समाप्त किया जाता है, तो उस टाइम इरिडीमेबल डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, समझे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, परिवर्तनशीलता के आधार पर, ठीक है, यानी कि इसको चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में डिवेंचर को कन्वर्ट कर देना, या फिर न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो क्या होता है, एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है, परिवर्तनशील ऋण पत्र, यानी कि ऐसे डिवेंचर को हम कन्वर्टिबल डिवेंचर कहते हैं, परिवर्तनशील डिवेंचर कहते हैं, जिसको एक निश्चित टाइम के बाद कंपनी उसको इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जैसे इसका जब रिडम्पशन होता है, कंपनी जब इसका शोधन करती है, तो इसके होल्डर्स को क्या करती है, पैसा नहीं दे करके इसको शेयर दे देगी, ठीक है, इसको शेयर दे देगी, उसको शेयर होल्डर बना देगी। वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स, ज़्यादातर इक्विटी शेयर्स ही दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, या कंपनी फिर से न्यू डिवेंचर उसको इशू कर देगी, समझे। उसके बाद होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, यानी कि ऐसा डिवेंचर जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी शोधन के टाइम उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब कि जब नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर को रिडम्पशन का टाइम होता है, तो उस टाइम कंपनी इसको इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या न्यू डिवेंचर में नहीं बदल सकती है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकती है, समझे। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। देखिए, कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन रेट मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के रेट के आधार पर डिवेंचर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स कूपन रेट, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा डिवेंचर जिसमें इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि मानते हैं 10%, 12%, 15%, ठीक है,
यहाँ जैसे मानते हैं कोई 12% है, 10% है या 15% है, 5% है, ये इस तरह से कोई भी रेट फिक्स रहता है, समझे? तो उसको क्या कहते हैं? फिक्स कूपन रेट डिवेंचर या फिक्स इंटरेस्ट रेट डिवेंचर। तो यहाँ क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है उसी रेट से कंपनी उस डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करती है, समझे? उसके बाद होता है जीरो कूपन रेट, ठीक है, जीरो कूपन रेट, यानी कि ऐसा डिवेंचर जिसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि कुछ नहीं होता है उसका इंटरेस्ट रेट, यानी कि इस पर क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। कंपनी जीरो कूपन रेट डिवेंचर पर इंटरेस्ट नहीं देती है, समझे? तो ये देखिए कि आखिर तो फिर क्या होता है, अगर कंपनी जब डिवेंचर पर इंटरेस्ट नहीं देगी तो कोई पैसा क्यों लगाएगा भाई? कंपनी में से अपना डिवेंचर क्यों, ये कंपनी में अपना पैसा कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा डिवेंचर के रूप में? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको वहां से कोई प्रतिफल मिलेगा नहीं। तो देखिए ये क्या होता है, जीरो कूपन रेट डिवेंचर जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, वो हमेशा डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं। जीरो कूपन रेट डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है? जैसे मानते हैं 20% डिस्काउंट पर इशू हो गया, 30% डिस्काउंट पर हो गया, 25% डिस्काउंट पर हो गया, 15% डिस्काउंट पर, मतलब एक कोई भी लिमिट हो डिस्काउंट का, ठीक है? ये इशू हुआ है डिस्काउंट पर। लेकिन इसका जब रिडम्पशन होगा, समझे, ये जीरो कूपन रेट इशू होता है डिस्काउंट पर, लेकिन जब रिडम्पशन होगा तो फेस वैल्यू पर रिडम्पशन किया जाएगा या प्रीमियम पर किया जाएगा। तो जैसे देखिए अगर मानते हैं कोई जीरो कूपन रेट वाले डिवेंचर है, ठीक है, मानते हैं उसका फेस वैल्यू 2,50,000 है, ठीक है, फेस वैल्यू जीरो कूपन रेट वाले डिवेंचर का। अब कंपनी इसको क्या करती है? इशू करती है, कितना पर? डिस्काउंट पर। कितना डिस्काउंट पर? 50,000, यानी कि इसको जब इशू की है तो कंपनी 2 लाख पर इशू करती है, मतलब 20% डिस्काउंट पर इशू करती है, समझे? अब यहाँ डिवेंचर होल्डर कंपनी को पैसा कितना देगा? 2 लाख रुपया। लेकिन जब रिडम्पशन होगा तो कितना पैसा लेगा कंपनी से? फेस वैल्यू के बराबर, तो 2,50,000 लेगा। तो यही इसका जो फेस वैल्यू और इशूड वैल्यू के बीच का डिफरेंट जो होता है वही इसको मतलब प्रॉफिट होता है ऐसे डिवेंचर होल्डर को, समझे? जीरो कूपन रेट वाले डिवेंचर होल्डर को क्या प्रॉफिट होता है? जो फिक्स रेट यानी कि डिस्काउंटेड वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच जो डिफरेंट होता है वही डिफरेंट इसके होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। इसको यही फायदा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, इसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, समझे? याद रखिएगा जीरो कूपन रेट वाले डिवेंचर डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं होता है, समझे? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता के आधार पर डिवेंचर कितने तरह के होते हैं? एक होता है फर्स्ट डिवेंचर, दूसरा होता है सेकेंडरी डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर मीन्स ऐसे डिवेंचर जिसका रिडम्पशन सबसे पहले किया जाए, ठीक है? फर्स्ट डिवेंचर वैसे डिवेंचर को कहते हैं जिसका रिडम्पशन सबसे पहले किया जाए, ठीक है? और सेकेंड डिवेंचर किसको कहते हैं? जो फर्स्ट डिवेंचर के रिडम्पशन करने के बाद रिडम्पशन होता है उसको सेकेंड डिवेंचर कहते हैं, समझे? तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका टाइप्स ऑफ डिवेंचर या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ डिवेंचर, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने इसको बहुत अच्छा तरह से समझ लिए होंगे। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है? ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा इससे अगले पॉइंट से रिलेटेड जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।